ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। कमजोर प्रदर्शन के कारण समझी भाजपा। यदि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के परिणामों को समझे बिना संगठन या फिर सरकार में किसी बड़े बदलाव का निर्णय लिया तो वह उसके लिए आत्मघाती हो सकता है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बुरी तरह का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो ये आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। राजनीति की बातें हो रही हैं। और एक बात याद रखिए, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है। तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। बजट के जरिए विपक्ष को जवाब। तो अभी आपने देखा है कि बजट पेश किया गया है और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है अनुच्छेद 112 में। कांग्रेस दावा कर रही है कि मोदी सरकार का आम बजट उसके न्याय पत्र की कॉपी है। और यह सही है कि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और अग्निवीर को एक मुद्दा बनाया था। और युवाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए की वित्त पर इंटर्नशिप देने का वादा किया था। वहीं खाली पड़े 30 लाख पदों को जल्द भरने की बात कही थी। तेजस्वी यादव भी बिहार में सरकारी नौकरियों में बहाली का वादा और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्तियों में बार बार पर्चा लीक होने का सवाल उठाते रहे। माना जा रहा है कि इससे प्रभावित होकर युवाओं ने कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों को भाजपा की तुलना में ज्यादा वोट दिया है। ऐसे में कोई नासमझ सरकार ही होगी जो नाराज युवा वोटरों को साधने की कोशिश नहीं करेगी। मोदी सरकार ने बजट को इसका जरिया बनाया। बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा कांग्रेस की कथित युवा केंद्रित राजनीति का जवाब है। इसके तहत सरकार ने हर साल 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में 5,000 रुपए महीने की वित्त पर इंटर्नशिप देने का वादा किया है और उनको एक मुश्त 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही सालाना 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें रोजगार दिलाने का प्रस्ताव किया गया है। और इंटर्नशिप और कौशल विकास के अलावा सरकार पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को पहली सैलरी भी 3 किस्तों में देगी। क्या देगी? 3 किस्तों में ये देगी। और हाँ, इसकी एक सीमा या आप देखते हैं कि हाँ, इसकी सीमा 15,000 रुपये होगी। सरकार का मानना है कि इस योजना का फायदा 2 करोड़ 25 लाख युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज लेने वाले उन छात्रों को भी सरकारी मदद दी जाएगी जिन्हें कोई सरकारी फायदा नहीं मिल रहा है। और इसके तहत हर साल 1 लाख छात्रों को फायदा देने की कोशिश का प्रावधान है कि छात्रों को फायदा मिल सके। और आप देखेंगे कि इसके साथ ही रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से हर नियोक्ता को हर अतिरिक्त कर्मचारी के पीएफ में योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपए तक की मदद देने का ऐलान भी मामूली नहीं कहा जाएगा। साफ है कि सरकार बेरोजगारी को लेकर गंभीर और विपक्षी सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही है। बजट इस दिशा में एक पहल है और संभव है कि ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। मोदी सरकार के शपथ लेने के दिन से ही विपक्ष उसके गिरने की घोषणा कर रहा है और विपक्षी खेमा सरकार को समर्थन दे रहे 2 प्रमुख दलों टीडीपी जदयू को लगातार उकसाने की भी कोशिश कर रहा है। और अल्पमत सरकार में अपनी अहमियत को जानते हुए दोनों दल भी परोक्ष दबाव बनाकर कुछ राजनीतिक सौदेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही दल एक लंबे अरसे से अपने राज्यों को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मानदंडों के लिहाज से यह संभव नहीं था। तो सरकार ने नया रास्ता निकाल लिया। उसने बिहार को जहां 58,900 करोड़ रुपए का एक मुफ्त पैकेज दिया, वहीं आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपए और दूसरी योजना के लिए करीब 63,000 करोड़ रुपए बड़े बजट का ऐलान कर दिया है। इन घोषणाओं के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की खुशी देखते ही बन रही है। इन घोषणाओं के जरिए केंद्र सरकार ने उकसावे के विपक्षी बारूद पर एक तरह से बर्फ डाल दिया। और आप देखेंगे आजादी के बाद से अब तक हर चुनाव में गांवों का विकास और किसानों की बेहतरी राजनीतिक मुद्दा रही है। वोट बैंक की राजनीति में किसान बड़े आधार रहे हैं और शायद यही वजह रही कि किसान संगठनों ने बीते चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के लिए पिच तैयार करने की कोशिश की। इसका पंजाब और हरियाणा में असर भी दिखा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के बाद से ही भाजपा के लिए खेती किसानी चिंता का विषय रही है।
इस बार किसानों का बजट पिछली बार की तुलना में 27,000 करोड़ बढ़ाकर 1,52,000 करोड़ कर दिया गया है। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और देश के 400 जिलों के 6 करोड़ किसानों की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करने का फैसला किया गया, जिसे अगर ईमानदारी से लागू कर दिया गया तो किसानों की स्थिति बदलने में बड़ी मदद मिलेगी। गांव की बड़ी समस्या जमीनी विवाद है। जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करने के बाद ये विवाद भी थमेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिला तो रासायनिक खादों और बीजों पर होने वाला खर्च कम होगा और सिंचाई खर्च भी बचेगा। उत्पाद बाजार में महंगी कीमतों पर बिकेगा और जिसका फायदा आखिर में किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही खेती, खासकर सब्जी और फलों की खेती में कॉर्पोरेट और आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए खेती से जुड़े उपकरणों के आयात पर 5% की छूट दी गई और इन प्रावधानों के जरिए किसानों को लुभाने की भी कोशिश की गई। और भाजपा के अल्पमत में आने के बाद भी मोदी सरकार के कामकाज के तरीके में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अतीत के 2 कार्यकाल की तरह इस बार भी भाजपा की छवि दबंग जैसी है। जिस तरह बजट प्रस्ताव के जरिए विपक्ष को जवाब दिया, उसे लेकर कहा जा सकता है कि नई परिस्थिति में सरकार नई चाल भी चल रही है और अपने सियासी मकसद को हासिल करने की कोशिश भी कर रही है। सरकार ने कांग्रेस के न्याय पत्र की कॉपी की हो या नहीं, यह सत्य है कि उसी के हथियार से उसी को मात देने की कोशिश अवश्य की है। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका नाम है उमेश चतुर्वेदी। इनके द्वारा लिखा गया है। और आप देखिए, यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको कि बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं बीजेपी ने वो अपने पास रखे हुए हैं और जो विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही थी बिहार को, आंध्र प्रदेश को देने की, वो भी नहीं दिया है। तो बीजेपी अपने ही नक्शे कदम पर चल रही है और नीतीश कुमार को विशेष पैकेज तो दे दिया, लेकिन आप देखते हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, मानव जीवन को सार्थक बनाने में बुद्धिमत्ता की बड़ी महत्ता है। वैसे तो बुद्धिमत्ता को किसी परिभाषिक दायरे में समेटना पूर्णतः संभव नहीं है, किंतु सामान्य रूप से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। बुद्धिमत्ता से ही विवेक की क्षमता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के माध्यम से सीखने, समझने, तर्क करने और उसे अपने जीवन में उपयोग करने की क्षमता रखता है, उसे बुद्धिमान की श्रेणी में रखा जाता है। वारन पल्सीफर ने कहा कि बहुत से लोग समृद्धि को केवल धन से जोड़ते हैं और भूल जाते हैं कि सच्ची समृद्धि बुद्धि की होती है। और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए हम सिर्फ किताबों पर आश्रित नहीं रह सकते। बुद्धिमत्ता का विकास हमारे अध्ययन के साथ ही अर्जित अनुभवों के मिश्रण से होता है। अनुभव एवं कौशल 2 ऐसी सीढ़ी हैं जिसके सहारे हम अपने व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर और निखार ला सकते हैं। और यही अनुभव और ज्ञान हमें आप देखिए जीवन की विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों से पार पाने में सहायक बनता है। बुद्धि जीवन के अनुभव का मिश्रण है जिसमें विनम्रता एक महत्वपूर्ण अवयव है। और बुद्धिमान व्यक्ति में संवेदनशीलता का भी समावेश होता है और वह केवल यह ध्यान में नहीं रखता कि उसके लिए क्या उपयुक्त क्या होगा, बल्कि वह उसका भी उतना ही ध्यान रखता है कि अन्य लोगों के लिए क्या हितकारी है। संप्रीति वैज्ञानिक युग में जीवन को सफल और सरल बनाने के लिए किसी भी प्रकार के उपायों का सहारा लेने में से भी कोई संकोच नहीं किया जा रहा। ऐसे उपायों से तत्कालिक सफलता मिल सकती है, किंतु बुद्धिमत्ता से उपजा विवेक सदैव ऐसी सफलता को कचोटता रहेगा। चूंकि ज्ञान, बुद्धि, कौशल, तर्क और अनुभव से ही हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, तो हमें सदैव इन तत्वों को बिखर करते रहना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, दिलचस्प लेख लिखा जाता है। ये पाकिस्तान को चेतावनी। तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के रणबंकरों और बलिदानियों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर यह जो 2 टूक ढंग से कहा गया कि आतंक के आकाओं के नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा, वह समय की मांग था। पाकिस्तान को ऐसा कोई कठोर संदेश देना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि पिछले कुछ समय से वह जम्मू कश्मीर में नए सिरे से आतंकवाद को खाद पानी देने में जुट गया है। इसका प्रमाण जम्मू संभाग में हाल के आतंकी हमले हैं। इन हमलों में भारतीय सेना को जो क्षति उठानी पड़ी उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने एक और जहां कारगिल संघर्ष में भारत की विजय को याद किया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की धोखेबाजी को भी विस्तार से रेखांकित किया। कारगिल में घुसपैठ पाकिस्तान के विश्वासघात का ही परिचायक थी। कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को न केवल धूल चटाई थी बल्कि अपनी कूटनीति से विश्व स्तर पर उसे शर्मसार भी किया था। लेकिन यह मानने के पर्याप्त कारण है कि उसने अपनी पराजय और शर्मिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा और पाकिस्तान ने भारत को धोखा देने की अपनी नीति का परित्याग अभी भी नहीं किया। वह ना तो भारत से व्यापार कर रहा है और ना ही उच्चायुक्त स्तर के संबंध बहाल कर रहा है, लेकिन यह चाह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने उसके यहाँ आए
और इस चाहत का कोई अर्थ नहीं है। सच्चाई यह है कि वह भारत से संबंध सुधारने के इच्छुक नहीं है और दुनिया को भरमाने के लिए दोस्ती कायम करने का दिखावा कर रहा है। धोखेबाज पाकिस्तान से सतर्क रहने में ही समझदारी है। वह भले ही आर्थिक रूप से बदहाल हो, लेकिन भारत के लिए खतरा बने आतंकी समूहों को पालने पोसने का काम पहले ही की तरह ही कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कठोर चेतावनी देकर बिल्कुल सही किया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उसने जम्मू कश्मीर में जो छद्म युद्ध छेड़ रखा है उस पर अभी विजय पाना शेष है। यह समझा जाना चाहिए कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने से जब तक बाज आने वाला नहीं है, तब तक उससे इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षित कर भारत में उसकी घुसपैठ करने की अपनी हरकतें इसलिए जारी रखी है क्योंकि उसके लिए उचित सजा नहीं दी जा रही है और उसके खिलाफ वैसी कोई कार्रवाई करने पर विचार किया जाना चाहिए जैसी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से की गई थी। पाकिस्तान केवल जम्मू कश्मीर को अशांत एवं अस्थिर रखने का ही प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ के साथ पंजाब और राजस्थान में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ भी भेज रहा है। और देखिए 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। सुखद संकेत। तो बिहार सरकार स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर भी काफी ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में राज्य में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेज खोले गए। शुरुआती दिनों में भले ही आशाजनक परिणाम परिलक्षित नहीं हुए हों, किंतु धीरे धीरे प्रयास रंग ला रहे हैं। राज्य के 23 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र छात्राओं का TSS कंपनी में विभिन्न श्रेणियों में नियोजन हुआ। जाहिर है कि ऐसे परिणामों से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन तो होता ही है और अभिभावकों का मनोबल भी बढ़ता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नियोजन की गारंटी नहीं होने के कारण काफी संख्या में यहाँ विद्यार्थी दूसरे राज्यों के संस्थानों में दाखिला लेते हैं और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे राज्यों में ही नौकरी भी करते हैं और इस वजह से यहाँ पढ़ाई का बेहतर माहौल भी नहीं बन पाता है और तथा भारी मात्रा में यहाँ की धनराशि दूसरे प्रदेशों में चली जाती है। अगर उन्हें यही बेहतर माहौल और उसके बाद नौकरी के अच्छे अवसर दिखेंगे तो वे कतई बाहर जाना नहीं पसंद करेंगे। और इसी तरह से आप देखिए देश में आप देखिए अगर अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी व्यवस्था मिले, नौकरी की अच्छी व्यवस्था मिले तो लोग बाहर क्यों जाएंगे, विदेश चले जाते हैं देश छोड़कर। अच्छी बात है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और तकनीकी संस्थाओं में आधारभूत संरचना, सुरक्षा तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता तो सुनिश्चित की ही जानी चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर यह भी देखा जाना चाहिए कि फैकल्टी उन्हें जिस तरह पढ़ा रही है वह मानकों के अनुरूप है या नहीं। सरकारी संस्थाओं में वे सभी प्रयास किए जाने चाहिए जो एक निजी कॉलेज करते हैं और ताकि कैंपस का बेहतर अनुभव उन्हें हो सके। जीन एडिटिंग से प्रभाव बढ़ने की आस। तो टीवी या फिर तपेदिक के इकलौते टीके BCG वेसिलस कैलमेट-गुएरिन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीन एडिटिंग तकनीक के उपयोग की दिशा में एक अहम सफलता मिली है और यह सफलता दुनिया के सबसे अधिक संक्रामक जीवाणु जनित रोगों में से एक के खिलाफ लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में एक पहले से ज्यादा प्रभावी हथियार को जोड़ने की आशा प्रदान करती है। टीबी के कारण हर साल पूरी दुनिया में लगभग आप देखिए 15 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO की अगर बात, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत इस बीमारी से होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतने विकास के बावजूद टीबी के विरुद्ध हमारे पास सिर्फ एक ही वैक्सीन उपलब्ध है जो मुख्य रूप से नवजात शिशुओं और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ही प्रभावी है। टीकाकरण से मिलने वाली प्रतिरक्षा 10 वर्षों के बाद कम भी होने लगती है। BCG फेफड़ों की टीबी में ज्यादा प्रभावी नहीं है और BCG का टीका वयस्कों पर ज्यादा असरदार नहीं होता है क्योंकि वयस्कों में फेफड़ों की टीबी के मामले अधिक होते हैं। ऐसे में जोहान्सबर्ग स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरलैंड स्कूल ऑफ पैथोलॉजी के शोधकर्ताओं ने नई उम्मीद जगाई है और जीन एडिटिंग तकनीक के जरिए हालिया संशोधित BCG के टीके को लेकर यह अनुसंधान लगाया जा रहा है कि यह फेफड़ों और फेफड़ों से बाहर दोनों ही टीबी के खिलाफ कारगर साबित होंगी। और टीबी के टीके को विकसित करना चुनौतीपूर्ण काम है। रोग का कारण बनने वाला जीवाणु जटिल है, यह मानव प्रतिरक्षा तंत्र से बचने में कुशल है। यही वजह है कि 100 वर्षों में इस बीमारी के खिलाफ केवल एक ही टीका विकसित किया जा सका
और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में एक छोटी सी रासायनिक संरचना होती है और वह बैक्टीरिया को प्रतिरक्षा तंत्र से एक महत्वपूर्ण मार्कर PAMP, जिसे NOD एक लिगेंड कहा जाता है, उसे छिपाने की क्षमता प्रदान करती है। और BCG टीके में इस्तेमाल किए जाने वाले जीवाणु प्रतिरक्षा तंत्र से NOD एक लिगेंड को छिपाने में माहिर है और जिससे शरीर के लिए उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। शोधकर्ताओं ने सोचा कि BCG जीवाणु को जीन एडिटिंग तकनीक क्रिस्पर की मदद से संशोधित किया जाए ताकि वह आप देखेंगे कि NOD एक लिगेंड को छिपा ना सके और जिससे एक नया और ज्यादा असरदार टीका विकसित हो सकता है। फिलहाल चूहों पर यह युक्ति काम आई और लिहाजा शोधकर्ता अब मानव परीक्षण के लिए इस टीके को संशोधित करने के काम में जुटे हुए हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखेंगे कि टिप्पणियां रहती हैं कुछ, इन्हें भी देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग देख लिया करिएगा। एक कानूनी सहायता के प्रति जागरूकता, इस तरह के आर्टिकल लिखे जाने चाहिए। ये आप देखिए, देश में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। कानूनी सुधार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है और जिस तरह किसी भी देश का लोकतंत्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर टिका होता है, उसी तरह कोई भी न्याय और आपराधिक व्यवस्था पुलिस, जेल, न्यायालय और कानूनी सहायता की स्थिति पर टिकी होती है। परंतु कानूनी सहायता को लेकर अपेक्षाकृत तत्परता और जागरूकता कम ही दिखाई देती है और समाज के कमजोर वर्गों तक कानूनी सहायता पहुंचाने को लेकर आप देखिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू हुआ। 1995 में इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। आज जिसके अधीन 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और 2361 तालुका विधिक सेवा समिति हैं और इस राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के तहत देश में वंचित वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता देने का विचार कर रहा है। और कानूनी सहायता के तहत ये तथ्य काम आते हैं: नागरिकों में कानूनी साक्षरता, जागरूकता फैलाना और लोगों तक न्याय की पहुंच को सुलभ बनाना, जरूरतमंदों को कानूनी सलाह देना, मध्यस्थता या फिर सुलह करने न्यायालय में पेशी के लिए वकील उपलब्ध कराना, विवादों को सुलझाने का वैकल्पिक ढांचा यानी लोक अदालतें आयोजित करना ताकि अदालतों पर बोझ कम हो सके। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 9 करोड़ से ज्यादा केस निपटा कर इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति बनाई। ये 14 अलग अलग श्रेणियों के कैदियों की जमानत पर विचार करके अपनी सिफारिशें देती है। सितंबर-नवंबर 2023 के बीच राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 42,000 कैदियों की जमानत की सिफारिश की और जिनमें से आप देखिए 21,000 कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है। रिहा किए गए कैदी पूरे देश के विचाराधीन कैदियों की संख्या का 5% थे और देश की जेलों में 5.5 लाख कैदियों में से 77% कैदी विचाराधीन है। इन पर आप देखते हैं कि कोई अभी तक दोषी सिद्ध नहीं हुआ और इसलिए आप देखिए विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति की महत्ता बढ़ जाती है। और विधिक सेवा प्राधिकरण, तो संयुक्त राष्ट्र ने किसी भी देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में नागरिकों तक कानूनी सहायता की पहुंच को सबसे महत्वपूर्ण माना है और वर्ष 2012 में इसे अपने दिशा निर्देशों का पहला सिद्धांत घोषित किया है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत की बात करें तो व्यापक सोच और राष्ट्रीय स्तर के ढांचे के साथ लाई गई कानूनी सहायता की व्यवस्था देश के संघीय ढांचे में उलझकर अपने उद्देश्य से पीछे छूटती नजर आ रही है और इसके पीछे के कारणों को भी समझा जाना चाहिए। वस्तुतः हमारे देश में वकीलों और अर्ध विधिक स्वयंसेवकों की संख्या घट रही है। कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में कुछ वकील रखे जाते हैं। इसके अलावा हर जिले में 50 अर्ध विधिक स्वयंसेवक भी होने चाहिए। पैनल में नियुक्ति वकीलों का काम लोगों को कानूनी सेवा या फिर सलाह देना, जेल में कैदियों को कानूनी सहायता देना और लोक अदालतों की मदद करना होता है। और जून 2022 तक आप देखिए देश भर में लगभग आप देखिए 50,000 वकील पैनल में सूचीबद्ध थे। इन 50,000 वकीलों पर देश की लगभग 80% जनसंख्या के अलावा 5.5 लाख कैदियों को भी कानूनी सहायता देने की जिम्मेदारी है। इसके 2 साल पहले तक का यानी कि जून
2020 में देश में लगभग आप देखिए 60,000 वकील सूचीबद्ध थे। देखा जाए तो 2 साल में इनकी संख्या बढ़ने के बजाय लगभग आप देखिए 10,000 कम है हुई है। और अर्धविधिक स्वयंसेवकों की संख्या अभी 2020 के या आप देखिए 54,000 से घटकर 2022 में 46,000 हो गई। इस दौरान 36 में से 26 राज्यों ने अर्धविधिक स्वयंसेवकों की संख्या में कटौती की है। कुछ राज्यों की बेहतर और कुछ की खराब स्थिति। इस संदर्भ में समग्रता से विचार करें तो यहाँ जहाँ तमिलनाडु और महाराष्ट्र की स्थिति बेहतर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश बिहार की तस्वीर इस लिहाज से खराब है। वकीलों के पैनल की तस्वीर भी हर राज्य में अलग अलग है। तमिलनाडु के 32 जिलों में लगभग 4,500 वकील पैनल में हैं, तो वहीं बिहार में 33 जिलों में अधिक जनसंख्या होने के बावजूद लगभग 2,000 वकील ही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में सबसे अधिक 5400 वकील हैं, जो उत्तर प्रदेश में केवल 2400 वकील हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में महिला वकीलों का प्रतिनिधित्व भी 33% के आंकड़े से दूर है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में महिला वकीलों का राष्ट्रीय स्तर पर औसत 25% है, जब सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान लगभग 9% और उत्तर प्रदेश 10.5% है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला और सत्र न्यायाधीशों के साथ एक न्यायिक अधिकारी बतौर सचिव काम करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश के 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक भी पूर्णकालिक न्यायिक अधिकारी का पद ही सृजित नहीं किया या उसकी नियुक्ति नहीं की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठन इनके लिए न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियां निकालना और उन पर नियुक्ति करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। वर्ष 2020 से मार्च 2022 के बीच देश भर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संख्या तो 669 से बढ़कर 676 हो गई, लेकिन इनमें न्यायिक अधिकारी के अधिकृत पद 603 यानी कि 73 कम सृजित हुए। इनमें भी आप देखिए देश में 553 पूर्णकालिक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे और कम हुए सहायता केंद्र। या आप देखिए कानूनी सहायता केंद्रों की संख्या 14,000 हुआ करती थी, जो अब घटकर 4,700 ही रह गई है। भौगोलिक, सामाजिक या फिर दूसरी वजहों से जो ग्रामीण विधिक सहायता केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें कानूनी सलाह या मदद देने के लिए कानूनी सहायता केंद्र होते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश कहते हैं कि कुछ गांव के समूहों के लिए एक कानूनी सहायता केंद्र होना चाहिए। मार्च 2020 में से मार्च 2022 के बीच देश में कानूनी सहायता केंद्र 14,000 से घटकर 4,700 रह गए थे और इससे हर कानूनी सहायता केंद्र पर राष्ट्रीय औसत 42 गांव से बढ़कर 127 गांव हो गया है। इन कानूनी सहायता केंद्र का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि अप्रैल 2021 से मार्च 2020 के बीच देश भर में लगभग 12 लाख लोगों ने इन केंद्रों का दौरा किया और 7.3 लाख लोगों को किसी न किसी तरह की कानूनी मदद दी गई है। इस संबंधित बजट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं राज्य, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कानूनी सहायता देने के मामले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य दोनों मदद करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की निधि लोक अदालतें लगाने, मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम और वकीलों को मानदेय देने में उपयोग होती हैं। और आप देखिए वही राज्य की निधि कानूनी सहायता का आधारभूत ढांचा तैयार करने, प्रशासनिक खर्च चलाने और पीड़ितों को मुआवजा देने में इस्तेमाल होती है। वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 46% राशि बढ़ाकर राज्यों को 144 करोड़ रुपए कानूनी सहायता के लिए जारी किया। नागालैंड और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों ने कानूनी सहायता के बजट में 60% से ज्यादा योगदान दिया। लेकिन 2021-22 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्यों के लिए अधिकृत 183 करोड़ पिछले साल की बची राशि मिलाकर में से 138 करोड़ रुपए उपयोग ही नहीं किए जा सके। राज्यों की ओर से जारी बजट की बात करें तो आप देखिए 12 राज्यों ने आवंटित मद का 100% से ज्यादा खर्च किया है। सबसे कम बजट प्रयोग करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 35%, झारखंड 51%, छत्तीसगढ़ 54%, तमिलनाडु 57% है। प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में कानूनी सहायता भी न्यायिक व्यवस्था के तीनों स्तंभ पुलिस, जेल और न्यायपालिका से पीछे हैं। जेलों में प्रति कैदी सालाना खर्च 38,028 रुपये है। प्रति पुलिसकर्मी पर प्रति वर्ष खर्च 1151 रुपये है। न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति 140 रुपये खर्च किए जाते हैं। तो कानूनी सहायता प्रति लाभार्थी खर्च का राष्ट्रीय औसत केवल 4.57 रुपये है। वर्ष 2019 की जस्टिस फॉर ऑल रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 5.1 अरब लोगों तक न्याय की पहुंच नहीं है, जबकि दुर्गम इलाकों में रहने वालों सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों और कानून के बारे में जागरूकता की कमी की वजह से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इतनी जरूरी सुविधा होने के बावजूद यह कानून और न्याय व्यवस्था के संघीय ढांचे में फिट नहीं हो सकी और जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए इसे और समावेशी बनाने की आवश्यकता है। और हमारे सामने साक्षरता अभियान, पोलियो उन्मूलन अभियान के उदाहरण है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिकतम सफल रहे। केंद्र ने इन अभियानों की
कुछ जरूरी संसाधन और समर्थन देकर इन्हें राष्ट्रव्यापी सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं, प्रचार प्रसार अभियानों, अनुदानों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसे सफल बनाने का अभियान छेड़ा। इसी तरह से सब लोगों तक न्याय की पहुंच आसान बनाने के लिए कानूनी सहायता के कार्यक्रम को भी ऐसी ही योजना और अभियान की जरूरत है। अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग, आप देखिए, अगर किसी पर झूठा मुकदमा भी दायर हो जाता है तो वो सालों जेल काट देता है। आप सोचिए, ना तो उसके पास अच्छा वकील होता है, ना ही उसे जागरूकता होती है ज़्यादा। और किसी को पढ़े लिखे चालाक इंसान को देखिए, वो कहीं ना कहीं से जमानत की व्यवस्था कर ही लेता है। एक तो जो काम के आर्टिकल रहते हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को पढ़ना है अगर तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। एक कृषि आय बढ़ाने में मददगार। तो भारत में कृषि क्षेत्र आज भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस क्षेत्र में वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम है। संभवतः यही कारण है कि देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तमाम उपाय किए जाने के बावजूद उनकी आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसान के साथ सरकार को भी इस दिशा में नए सिरे से सोचना होगा। सरकार ने तो इस दिशा में सोचना पहले ही शुरू कर दिया था, अब किसान को भी इस बारे में विचार करना होगा। और वस्तुतः पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जिसे श्री अन्न कहा जाता है, उसकी पैदावार बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया और इसे मोटे अनाज को उन्होंने श्री अन्न के रूप में एक नया नाम दिया। भारत सहित 72 देश इस अभियान में शामिल हुए और इन देशों ने अपने नागरिकों को श्री अन्न मिलेट्स खाने के लिए प्रेरित किया। भारत में पिछले वर्ष G20 के बड़े आयोजन सहित कई सरकारी आयोजनों में मिलेट्स से बने तरह तरह के व्यंजन खिलाकर इसे खाने के लिए प्रेरित किया गया। और देश में केंद्र सरकार सहित तमाम प्रदेश की सरकारों ने भी इसका प्रचार प्रसार किया। किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने एवं उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई। और देखिए, G20 के बारे में याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। अब तो इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें अगर आप लोग देखें, इसके उद्देश्य की बात अगर हम करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 21 सदस्य में आप देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, दिल्ली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया। तो ये भी आप देखेंगे। आप देखते हैं कि देश में केंद्र सरकार सहित तमाम प्रदेश की सरकारों ने भी इसका प्रचार प्रसार किया और किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने, उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई। और आप देखिए, हम सब जानते हैं कि मोटा अनाज में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए यह आसानी से पच जाता है। कब्ज जैसी पेट की समस्याओं को दूर करने और वजन कम करने के लिए भी मोटा अनाज बहुत लाभदायक बताया गया है। मिलेट्स की एक प्रमुख फसल रागी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लिहाजा हड्डियों की समस्या से जूझ रहे लोगों को अपने भोजन में रागी अवश्य शामिल करना चाहिए। भारत में सर्वाधिक उत्पादन। तो मोटा अनाज का दुनिया भर में सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। समूचे विश्व में उत्पादित होने वाले श्री अन्न की तुलना में भारत में लगभग 44% मोटा अनाज उत्पादित होता है, यानी वैश्विक उपज में इसकी हिस्सेदारी आधी से कुछ ही कम है। एक अच्छी बात यह है कि भारत में अभी भी इसके उत्पादन की बढ़ाए जाने की बहुत अधिक संभावना है और इसके उत्पादन को बढ़ाने के संदर्भ में भारत सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं भी बनाई। देश में इसका उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इसका व्यापार भी बढ़ा है और इससे बने तैयार फूड प्रोडक्ट एवं बिस्किट आदि के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। परंतु एक तथ्य यह भी है कि देश के 25 राज्यों में मंडी अधिनियम या फिर APMC एक्ट के तहत मिलेट्स में मंडी शुल्क लागू है। लिहाजा इन राज्यों में मिलेट्स के व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे किसानों को भी होगा। MSP में वृद्धि। तो भारत सरकार ने किसानों को श्री अन्न की उचित कीमत देने और इसकी पैदावार को लाभप्रद बनाने के लिए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी खरीफ की फसल के तहत आप देखिए, ज्वार के 2 ग्रेड MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। पिछले वर्ष पहले ग्रेड की कीमत 3180 रुपये थी, जिसे बढ़ाते हुए 3371 रुपये किया गया, जबकि दूसरे ग्रेड की कीमत आप देखिए 3225 रुपये थी, जिसे बढ़ाते हुए 3421 रुपया कर दिया गया। इसी तरह बाजरा की MSP 2500 रुपये से बढ़ाकर 2625 रुपये कर दी गई। वहीं मक्का की MSP 2090 रुपये से बढ़ाकर 2225 रुपये कर दी गई। सबसे अधिक MSP रागी की बढ़ाई गई, जो अभी 3840 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 4290 रुपये कर दिया गया, यानी इसमें 11% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की इस
सरकार के इस प्रयास से मोटा अनाज उत्पादन करने वाले किसानों को इसका पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला। और आप देखेंगे देश के नागरिकों को श्री अन्न को खाने के लिए प्रति जागरूक किया जाए, और सरकार को देश के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को एक दिशा निर्देश जारी करके श्री अन्न खाने से होने वाली स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताना चाहिए, जागरूकता करना चाहिए। और जागरूकता कार्यक्रम की सामयिक समीक्षा भी होनी चाहिए। पिछले वर्ष हुए आयोजनों की भांति भारत सरकार को इस वर्ष भी अपनी सरकारी आयोजनों में मोटा अनाज को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों की कैंटीन आदि में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए। श्री अन्न की खपत बढ़ने का देश को दोहरा लाभ होगा। जहां एक ओर आप देखिए देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, वहीं दूसरी ओर आप देखिए किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी यह सक्षम होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इस संपादकीय पाठ है आपका दैनिक जागरण का। एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम के लेवल का लिखा जाता है, खेती में मुनाफे की नई पहल। और देखिए किसानों की खस्ता हालत बनी रहती है, आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जो आप देखिए देश का और दुनिया का पेट भरते हैं वही परेशानी में बने रहते हैं। एक बार फिर केंद्र सरकार किसानों की माली हालत सुधारने की पहल करती दिख रही है। 2022 तक दोगुनी आय करने की बात भी की गई थी। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों को किसानी के जरिए ही अब उद्यमी बनाया जाएगा और इससे किसानों की माली हालात भी सुधार होगा। आमतौर पर भारतीय खेती को परंपरा से की जाने वाली देसी खेती मानी जाती है, मगर यह महज मान्यता है क्योंकि देसी खेती में रासायनिक उर्वरक और विदेशी बीज का इस्तेमाल नहीं होता है और नई तकनीक तथा वैज्ञानिक ढंग से की जाने वाली खेती में रसायनों महंगे उर्वरकों का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार की नई पहल आधुनिक खेती के जरिए किसानों को उद्यमी बनाना है और बनाने की है। दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीक पद्धति से खेती करना समझदारी और लाभकारी समझा जाता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार की नई पहल होगी जिसमें किसानों को कृषि तकनीक और वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराना, उन्हें अधिक मुनाफा दिलाना। इसके बाबत देश के हर जिले में ऐसी टीम बनाई जाएगी जिससे खेती से ताल्लुक रखने वाले सभी क्षेत्रों के लोग होंगे। केंद्र सरकार के जरिए मुहैया कराई गई सूचना या फिर जानकारी के मुताबिक बनाई जाने वाली टीम में किसानी के अलावा कृषि वैज्ञानिक कारखानों के विशेषज्ञ, कृषि विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को शामिल किया जाना है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन, कृषि सखी, डॉन दीदी और स्वयं सहायता समूह में बेहतर कार्य करने वाले किसानों, महिलाओं को भी इससे जोड़ने की बात कही गई है। और केंद्र सरकार की इस पहल में राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आने वाली सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे। फिलहाल देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र के हैं और आप देखिए इन केंद्रों पर कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसानों को उद्यमी बनाने और फसलों को बर्बाद होने से बचाने का खाका तैयार किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार की यह योजना कारगर हुई तो इससे उन करोड़ों किसानों को फायदा हो सकता है जो खेती को घाटे का सौदा बताकर छोड़ चुके या बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी आप देखिए किसान अपने उत्पाद को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर रहते हैं। इस पहल के मुताबिक हर जिले में टीम के गठन से पिछले आंकड़ों का अध्ययन कर फसल का जनपद में मांग और खपत का पता करना आसान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक टीम के जरिए यह पता किया जाएगा कि आगामी सीजन में किस फसल की कितनी बुआई करनी चाहिए और किस किस्म की फसल लेना बेहतर होगा। किसानों को अभी तक बाजार की जरूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी और इस टीम के जरिए किसानों तक यह बात पहुंचाई जाएगी कि किस फसल को उगाने से ज़्यादा फायदा होगा, किससे नुकसान। इतना ही नहीं, फसल तैयार होने के बाद जिले भर की खपत के बाद जो अन्न या उत्पाद बच जाएगा उसमें से बढ़िया उत्पाद के निर्यात या फिर बीज के रूप में इस्तेमाल के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे किसानों का चयन टीम करेगी जो बेहतर उत्पाद और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती कर दूसरे किसानों के लिए नजीर बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले शासन के दौरान किसानों के लिए कई आप देखिए योजनाएं चलाई जिसमें पशुपालन, मधुमक्खी, मछली पालन, सुअर पालन जैसी व्यावसायिक योजनाएं शामिल थी। और गौरतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। वे किसानों के लिए बहुत मुफीद नहीं हो पा रही है। उनकी पहली वजह है पानी की कमी। देश में सिंचाई की समस्या आज भी बहुत बड़ी है और जिन इलाकों में नहरों के जरिए सिंचाई होती है वहाँ खेती के समय नदी में पानी ना आना बहुत बड़ी आप देखते हैं कि एक तरह से समस्या है और इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। इसी तरह उत्तम किस्म के बीजों की अनुपलब्धता
मेड़बंदी और वर्षा जल का संरक्षण न होने की वजह से अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए। और तजुर्बेकारों का कहना है कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त भारत का अभियान चलाए तो आप देखिए जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियों, प्रदूषण तथा अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए किसानों को उद्यमी बनाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। किसानों को जलवायु अनुकूल खेती, जिसे प्राकृतिक या फिर जैविक खेती कहा जा रहा है, अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इससे उर्वरकों, बीजों और छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी की बचत होगी और देश की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गांवों की गरीबी दूर होगी। भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। भारत उर्वरक उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। निर्यात के जरिए से उर्वरकों का उत्पादन लगातार बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय खेती के लिए यह घाटे का सौदा है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के जरिए उर्वरकों पर छूट के बावजूद किसानों के लिए यह घाटे का सौदा है और इससे उपजाऊ जमीन, वायुमंडल पर जो विपरीत असर पड़ता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार की यह नई पहल तभी कारगर हो सकेगी जब फसल के लिए लागत कम से कम हो। बाजार को समझना, उसके अनुकूल फसल बोने को निश्चित करना ठीक है, लेकिन लागत में कमी करके किसानों का ज्यादा भला किया जा सकता है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 123 अरब भारतीय रुपए से अधिक मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया। केंद्र सरकार की नई पहल को कारगर बनाने के लिए जरूरी है कि गांवों से पलायन रोका जाए। जाहिर तौर पर पलायन रोकने में रासायनिक खेती कारगर नहीं रही, इसलिए रासायनिक खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता भी गौर करने की जरूरत है। नाम मात्र की लागत में अधिक उत्पादन, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में प्राकृतिक खेती ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है, उपयोगी है। इसकी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और इस वक्त आप देखिए जो खेती की जा रही है उससे भी किसानों को फायदा नहीं मिलता और ना यह सेहत के लिए ही मुफीद मानी जाती। इससे लागत बहुत ज्यादा और उत्पादन बहुत कम है। जरूरी है कि कम लागत में बेहतर उत्पादन देने वाली प्राकृतिक खेती को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और जिस तरह कारखानों के घाटे की भरपाई सरकार करती है, इसी तरह किसानों की खेती में घाटा होने पर भी भरपाई की जानी चाहिए। MS स्वामीनाथन की न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी सिफारिशें लागू होनी चाहिए और इससे देश का किसान ही खुशहाल नहीं होगा, बल्कि समाज से भी अनेक तरह की समस्याओं और दुश्वारियों और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।